हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीसी स्टडी टाइम। आज से हम सीआरपीसी का अध्ययन शुरू करेंगे और बहुत ही थोड़े समय में सीआरपीसी की सारी धाराओं का हम अध्ययन कर लेंगे और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही थोड़े समय में सीआरपीसी की जो धाराएं हैं उनका सिलसिलेवार जो अध्ययन हम करेंगे, साथ ही साथ इसमें प्रश्न जो एपीओ और पीसीजे के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं पेपर्स में, उन पर भी थोड़ा थोड़ा हम उस पर प्रकाश डालते हुए चलेंगे ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लगता रहे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सीआरपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, कानून की वो किताब है जो कानून से संबंधित यानी कि विधि से संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो वकील हो, चाहे वो क्या बोलते हैं विद्यार्थी हो, और चाहे वो एपीओ या पीसीजे की तैयारी करने वाले छात्र हों, सभी के लिए सीआरपीसी सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीआरपीसी का संक्षिप्त विवरण। सीआरपीसी सन 1974 का अधिनियम संख्या 2 है। सीआरपीसी में कुल चैप्टर 37 है। सीआरपीसी में कुल धाराएं 484 है। सीआरपीसी में कुल अनुसूचियां 2 हैं। प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण है। कहने का मतलब यह है कि प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण से तात्पर्य है कि कौन सा अपराध संज्ञेय है, कौन सा अपराध असंज्ञेय है, किसमें जमानत हो जाएगी, किसमें जमानत नहीं होगी, कौन सा मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का या द्वितीय श्रेणी का, यानी कौन सा मजिस्ट्रेट किस अपराध के बारे में संज्ञान लेगा, ये सारा जो वर्गीकरण है वो प्रथम अनुसूची में सीआरपीसी की दिया हुआ है। द्वितीय अनुसूची की बात करें यानी कि सीआरपीसी की अगर हम सेकेंड अनुसूची की बात करें तो उसमें प्रारूप दिए गए। प्रारूप से मतलब है कि सम्मन, वारंट, कुर्की आदि मजिस्ट्रेट जो भी तरह के आदेशिकाएं जारी करते हैं तो उनसे संबंधित जो भी फॉर्मेट है यानी कि प्रारूप है वो द्वितीय अनुसूची में दिए गए। सीआरपीसी का उद्देश्य इस प्रकार है: दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। यह अधिनियम जो बनाया गया है वो दंड प्रक्रिया संबंधी जो विधि है उसका समेकन करने के लिए और उसका संशोधन करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। आगे चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ धारा 1 की बात करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, प्रारंभिक धारा 1। तो आज हम सिर्फ धारा 1 पर चर्चा कर लेते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 हमें क्या बताती है? इस संहिता का संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका विस्तार कहां तक होगा, कमेंसमेंट, और इसका प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। यह हमें उपधारा 1 बताता है। उपधारा 2 क्या कहती है? इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर राज्य पर इसका विस्तार नहीं है, उसके अलावा पूरे संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध यानी कि 8, 10 और 11 चैप्टर्स को छोड़कर बाकी जो चैप्टर्स के उपबंध हैं वो नागालैंड राज्य को और जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। इसके आगे जो दिया गया है वो ये है कि किंतु संबद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथा स्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, अनुषंगिक या परिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो क्षेत्रों के बारे में जिक्र किया जा रहा है धारा 1 की उपधारा 2 में, नागालैंड और जनजाति क्षेत्र, इन पर क्या है कि 8, 10 और 11 जो चैप्टर हैं उनके चैप्टर्स के अलावा जो चैप्टर्स हैं वो इन पर लागू नहीं होंगे। लेकिन राज्य सरकार को ये पावर दे दी गई है कि वो अधिसूचना अर्थात गजट पारित करके ये जो उपबंध लागू नहीं होंगे इन्हें भी लागू कर सकती है। तो ये पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास। कैसे लागू करेगी? अधिसूचना जारी करके यानी कि गजट पारित करके। चलिए आगे इसके हम उपधारा 2 के एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं, स्पष्टीकरण। इस धारा में जो जनजाति क्षेत्र का जिक्र किया गया है
एक्चुअली में वो जनजाति क्षेत्र से क्या तात्पर्य है वो हमें स्पष्टीकरण में बताया गया है। जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन यानी कि 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले, ठीक है, संविधान की षष्ठ अनुसूची के पैरा 20 में यानी कि छठी अनुसूची जो संविधान में दी गई है उसके पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है। वो वाले क्षेत्र जो शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है यानी कि उन क्षेत्रों से जो अलग क्षेत्र है वो वाले क्षेत्र वो जनजाति क्षेत्र कहे जाएंगे। और संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में जो असम के जनजाति क्षेत्र सम्मिलित किए गए वो क्षेत्र जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो ये जनजाति क्षेत्र की जो बात की गई है उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे वो स्पष्टीकरण में हमें बता दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं उपधारा 3। यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा। मतलब कहने का ये है कि जो अधिनियम की अभी हम बात कर रहे हैं यानी कि सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 से लागू होगी यानी प्रवृत्त होगी। तो ये थी धारा 1 सीआरपीसी की धारा 1। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए इससे संबंधित प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में। एपीओ तथा पीसीजे से पूछे जाने वाले प्रश्न। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई? 4 ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन क्या है 1 अप्रैल 1974 यानी ऑप्शन घ वो सही है। अब ये वाला जो प्रश्न है वो एमपी सिविल जज 1986, उत्तरांचल सिविल जज 2002, एमपी एपीओ 1993 इन जगहों पर इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। चलिए प्रश्न और देख लेते हैं। कथन ए, कतिपय अपराधों के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अविभक्त असम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। ये तो हुआ कथन। कारण क्या है? इन क्षेत्रों को जम्मू एवं कश्मीर राज्य की भांति विशेष प्रास्थिति प्राप्त है यानी कि जम्मू और कश्मीर की तरह ही इन क्षेत्रों को भी एक विशेष दर्जा प्राप्त है। ये बात सही है। तो चलिए देखते हैं कथन और कारण दो दे दिए गए। अब आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है। पहला ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है यानी ए भी सही है और आर भी सही है। और जो आर है यानी कारण है वो कथन जो दिया गया उसका बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? ए सही है परंतु आर गलत है। और एक ऑप्शन इसमें नीचे और दिया गया जो गलती से सी लिख गया है, यहाँ पर डी है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आंसर सही है वो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में लिख दें। बाकी मैं उत्तर जो सही उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। धन्यवाद।